नमस्कार प्यारे बच्चों। बीएससी पार्ट थर्ड में हम बात कर रहे थे फिजिक्स में, और फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स में हमने बात करना शुरू की थी कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। किसकी बात शुरू की थी प्यारे बच्चों? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी। ठीक है, अब देखिए कृष्णिका या ब्लैक बॉडी की पिछली क्लास में बात की थी। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं ली वो अवश्य पढ़ें लास्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आएँ। अब कृष्णिका या जो ब्लैक बॉडी है आपके पास, उस ब्लैक बॉडी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है देखो। पिछली क्लास की कुछ दो बातें अपन रिवाइज करते हैं, मेन जो बातें हैं। एक तो बात करते हैं किसकी, कृष्णिका या ब्लैक बॉडी की। कृष्णिका या किसकी बात करते हैं हम? ब्लैक बॉडी की। कृष्णिका या जो ब्लैक बॉडी है आपके पास, एक वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट जिसका पृष्ठ या सरफेस, कृष्णिका क्या होती है? एक वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट जिसका पृष्ठ या सरफेस सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है। एक वह वस्तु जिसका पृष्ठ सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित भी कर सकता है और उत्सर्जित भी कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कृष्णिका या क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ब्लैक बॉडी कहते हैं। उसे कृष्णिका या क्या कहते हैं अपन? ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब हुआ कि एक वो ऑब्जेक्ट जिसका सरफेस या जिसका पृष्ठ सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित भी कर सके और उत्सर्जित भी कर सके, उसे, उस पृष्ठ या उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। कृष्णिका या क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। ये तो हुई किसकी बात? कृष्णिका या ब्लैक बॉडी की। फिर हमने कृष्णिका बनाई थी, क्या लेके चले थे? कैविटी या कोटर की रचना की थी। क्या लेके चले थे अपन लेके चले थे कैविटी या कोटर लेके चले थे, जिसमें एक छोटा सा छिद्र किया जाता है और इस छिद्र में क्या होगा? कैविटी के आंतरिक पृष्ठ पर काला रंग किया जाता है। इससे बेस्ट या बेहतरीन, शानदार, अल्टीमेट कृष्णिका बन पाए अपने पास। ठीक है, अब इसका कैविटी का तापमान या टेम्परेचर फिक्स रखा जाता है एक बार के लिए। तो इसके आंतरिक सतह के जो भी परमाणु हैं वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सामने से टकराते हैं। टकराने के बाद कुछ तो अवशोषित हो जाते हैं, कुछ वापस परावर्तित हो जाते हैं। यहाँ कुछ अवशोषित हो गए, कुछ इस तरह से चल रहा है। ऐसे ये दूसरा है, दूसरा भी इस तरीके से विकिरण निकलेगा इससे, कुछ तो यहाँ अवशोषित या एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर इस तरीके से, और कुछ बाहर चले जाएंगे। बाहर जो विकिरण जाएगी, बाहर जो विकिरण या जो रेडिएशन जाएगा आपके पास, वो रेडिएशन में सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य होंगे, उसमें सभी प्रकार के तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ्स होंगी। और ये जो विकिरण होगी हमारे लिए, जब बाहर से कोई प्रेक्षक देखता है इसको, कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर बाहर से देखता है, उसको अंदर तो दिखेगा नहीं, इतना ही पार्ट दिखेगा उसको, जो हमने होल बना रखा है इसमें। तो बाहर से जो प्रेक्षक या ऑब्जर्वर यहाँ जो बैठा देख रहा है इसको, जो प्रेक्षक या ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, उस प्रेक्षक या ऑब्जर्वर के लिए ये वाला जो छिद्र या होल है, यही किसका काम करता है? कृष्णिका का। तो ये जो विकिरण जो बाहर निकलती है लगातार या सतत या कंटिन्यूअस रूप से विकिरण बाहर निकलती रहती है, और इसमें सभी प्रकार के लैम्डा या सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण के अंश विद्यमान होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण। और इसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कृष्णिका विकिरण। इसे हम क्या कहते हैं? कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण, या इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये दो बातें हम पीछे पढ़ के आए थे। एक तो हम पढ़ के आए थे कृष्णिका या ब्लैक बॉडी, और एक हम पढ़ चुके हैं कृष्णिका विकिरण, या जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कृष्णिका स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण। कृष्णिका स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण। अब देखिए, पहले मैं कुछ बातें लिखा रहा हूँ, वो बातें लिखिए, और उसके बाद में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ग्राफ नहीं बनाना है, जब मैं बोलूँ तब ग्राफ बनाना है। उसके बाद देखिए, लिखिए इसके अंदर, किसी नियत ताप T पर एक बार 2-3 बेसिक लाइनें लिखो इसके बारे में, फिर इसके एक एक चीज़ समझाएंगे बारीकी के साथ। दोबारा बना के समझाऊंगा कैसे बनाना है, नहीं गलती करोगे आप। किसी नियत ताप T पर कृष्णिका की लैम्डा तरंगदैर्ध्य पर कृष्णिका की लैम्डा तरंगदैर्ध्य पर
कृष्णिका की लैम्डा तरंग दैर्ध्य पर एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है, एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है। कृष्णिका के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा, कृष्णिका के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के मध्य तथा उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के मध्य खींचा गया ग्राफ स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहलाता है। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश में लिखिए, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर T wavelength lambda in black body for which E lambda is emission capacity, for which E lambda is emission capacity, The graph drawn between wavelength lambda and spectral emission capacity, E lambda, the graph drawn between wavelength lambda and spectral emission capacity E lambda is known as spectral energy distribution graph, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया हम लोगों ने, क्या कहा कि नियत ताप T पर कृष्णिका या ब्लैक बॉडी में एक बार के लिए टेम्परेचर फिक्स किया जाता है। जब दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोबारा प्रायोगिक या प्रैक्टिकल रिजल्ट करते हैं तो टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। इसलिए देखो, एक बार जब एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग रिजल्ट आए, डॉट 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 ग्राफ ऐसे ही तो बनता है। कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इस वैल्यू पे ये वैल्यू ऐसे वैल्यू आती रहती है, फिर उनको मिला देते हैं तो ग्राफ बन जाता है। ऐसे ही तो होता है। तो एक बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट आए, उसमें टेम्परेचर कितना रख लिया, 2000 रख लो, 1900 रख लो, 2200 रख लो, ठीक है। फिर दूसरी बार किया 1700, फिर 1500, फिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना रहा, 1000, ठीक है। पहली बात, इस लाइन का मतलब यह है कि टेम्परेचर एक बार के लिए क्या रहेगा, नियत। कृष्णिका की लैम्डा तरंग दैर्ध्य, इधर किसके क्या है आपके पास, लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ आपके पास, ये क्या है, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद पर एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता कितनी है, ई लैम्डा, कि कितने विकिरण उत्सर्जित होती हैं, कितना रेडिएशन इमिट होता है, उसको हम किससे लिखते हैं, ई लैम्डा से। और ई लैम्डा को कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी,
कैपेसिटी। अब जो ग्राफ खींचेंगे हम लेमडा और किसके बीच में खींचेंगे, ई लेमडा। अरे ग्राफ खींचेंगे किसके बीच में, लेमडा और किसके बीच में खींचेंगे, ई लेमडा। ध्यान से सुनना मेरी बातें, ग्राफ खींचेंगे लेमडा और किसके बीच में खींचेंगे, ई लेमडा के बीच में। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। उसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ, या उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक सबने नोट कर लिया। अब ये डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम बनाना कैसे है, मैं दोबारा बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। गलती होती है इस डायग्राम में, ऐसे ही हम देख के बना लेते हैं। और देखो क्या करना होगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है। देखो ग्राफ बनाना कैसे आपको, यहाँ तो देखो ये बनाओ दोनों एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनाना। ये तो हो गया लेमडा और ये क्या हो गया आपके पास, ई लेमडा। ठीक है, यहाँ से जो ग्राफ चलेगा पहले हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए, उसका जो पीक पॉइंट आएगा, ये मान लो पीक आ गया इसका और ये वापस से कम हो गया, तो जो अगला जो ग्राफ आएगा उसका पीक पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट जो आया इसका उच्चतम, वो अगला ग्राफ का इससे आगे आएगा, आगे आना चाहिए, बस यहाँ आना चाहिए। अगला ग्राफ बनाए तो उसका हाईएस्ट पॉइंट इससे आगे आना चाहिए, यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि बड़े वाले का ग्राफ ऐसा होगा तो इसका पहले ग्राफ का पीक पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए, दूसरे ग्राफ का पीक पॉइंट उससे आगे आना चाहिए, अधिकतम उच्चतम, तीसरे का उससे आगे आना चाहिए, चौथे का उससे आगे आना चाहिए। इस प्रकार से वैल्यू आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इस ग्राफ में बच्चे क्या करते हैं, पीक पॉइंट की तो वैल्यू इस ग्राफ में, इसी के अनुसार ही होंगे सारे काम। फिर ये आगे पीछे कर लेते हैं। फिर देखो इसका पीक पॉइंट यहाँ से देखो, इसका उच्चतम मान सबसे पहले, फिर दूसरे का हाईएस्ट वैल्यू नेक्स्ट, तीसरे की अधिकतम, फिर वापस से कम हो जाता है। पहले तो ग्राफ बढ़ता 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 ऊपर जाता है, फिर अधिकतम होने के बाद वापस घट जाता है। तो अधिकतम आगे से आगे मिलता जाएगा, आगे से आगे। समझ रहे बातों को? अब बना लो ग्राफ को। ग्राफ बहुत शानदार तरीके से बनाना है प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ बनाई है मैंने इसमें और बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो इसको, अच्छे से बनाओ भी ग्राफ को, बिल्कुल शानदार तरीके से। इसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे फिर अपन। बना लिया होगा भाई ग्राफ सबने। मैं बिल्कुल साइड में हट जाता हूँ ग्राफ डायग्राम थ्योरी लिखते समय, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से बना सको। ठीक है, तो देखिए फिर से बातें बता देता हूँ। नीचे वाला एक्सिस, एक्स एक्सिस इसको हम कहते हैं, वो तो क्या हो गया आपका, लेमडा या वेवलेंथ का होगा। ये वाला एक्सिस किसका होगा, ई लेमडा का, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, है नाम लिख लेना, स्पेक्ट्रल इमिशन कैपेसिटी। ठीक है, इसके बाद एक बार जैसे टेम्परेचर फिक्स किया, देखो ग्राफ बनते कैसे, वो कंसेप्ट समझो पहले। इधर आओ, इधर है लेमडा और इधर क्या आपके पास, ई लेमडा। अब टेम्परेचर मान लो फिक्स कर लिया एक बार, कृष्णिका का 2000 केल्विन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। यहाँ लेमडा की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ये लेमडा है। समझना मेरी चीज़ों को जो बता रहा हूँ मैं, ध्यानपूर्वक समझना। ग्राफ बनते कैसे, रटा रटाए काम मत किया करो। शुरू में लेमडा की वैल्यू 0 होती है, लेमडा यहाँ था, लेमडा की वैल्यू 0 से 0.5 करते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ बनना शुरू होता है यहाँ से ऐसे।
मतलब इधर कौन था, ई लेमडा, इधर 2 4 6 8 ऐसे, तो ई लेमडा बढ़ना शुरू होगा। लेमडा थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेमडा बढ़ा रहा हूँ भाई। जैसे ही लेमडा बढ़ाया तो ई लेमडा फिर बढ़ गया। ऐसे करते करते फिर जैसे लेमडा 2 के करीब गया तो ई लेमडा अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ गया, ई लेमडा की वैल्यू अचानक से बढ़ जाती है। फिर लेमडा और बढ़ाते हैं, जैसे 2.5 किया, 3 किया, 3.5 किया, वैसे ही ये वापस से घटना शुरू हो जाती है वैल्यू। किसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाती है, ई लेमडा की। ई लेमडा का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। ये तो हुआ समझने का तरीका। अब वास्तव में बनता कैसे है ग्राफ, ग्राफ देखो पूरा ग्राफ कभी ऐसे नहीं बनता कि ये प्रयोग में बन गया हमारे पास। एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, वैल्यू ली जाती है, फाइल तो बनाते होंगे ना अपन, कि लेमडा की वैल्यू 0.5, ई लेमडा की वैल्यू 1, लेमडा की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3.5, ई लेमडा की वैल्यू 1.8, इसकी वैल्यू 4, लेमडा की वैल्यू 2, ये यहाँ चला गया 6 पे, लेमडा की वैल्यू 2.5, ये 5 पे, लेमडा की वैल्यू 3 या 4 करते हैं तो फिर ये आ गया। ऐसे करके पॉइंट मिलते हैं। फिर इनको फ्री हैंड कर्व, फ्री हैंड का मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से फ्री हैंड कर्व बना देते हैं, तो ऐसे ग्राफ बनता है। समझ गए मेरी बात को भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू जब प्रयोग करते हैं, अरे नॉर्मल एक्सपेरिमेंट तो किए होंगे ना, रेजिस्टेंस अपन देखो वो 11वीं 12वीं में भी करके आते हैं और भी कॉलेज में भी करते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ाते घटाते हैं, आर उसमें लगाते जाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालते जाते हैं या लगाते जाते हैं उसमें। रेजिस्टेंस बॉक्स तो देखा है सबने, उसमें लगाते जाते हैं और उसके हिसाब से वैल्यू आगे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते वैल्यू, तो बस वही है यहाँ लेमडा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं और ई लेमडा के मान नोट करते जाते हैं कि कितना उत्सर्जन हो रहा है, उत्सर्जन क्षमता या इमिशन कैपेसिटी कितनी है, और ई लेमडा के हम मान या वैल्यू पढ़ते जाते हैं और वो पॉइंट लगाते जाते हैं ऐसे ऐसे लगा। कभी 2 आया, कभी 3 आया, लेमडा 2 किया ये 5 पे चला गया, लेमडा 3 करते 6 पे चला गया, लेमडा 4 किया तो ये वापस 5 पे आ गया, तो 5 पे पॉइंट लगा दिया। समझ गए बात को। एक बार तो ये कर लिया, टेम्परेचर कितना रखा 2000, बोले अब दूसरी बार और करके देखते हैं कि ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही ग्राफ बनता है क्या। तो इस बार हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बदल लेते हैं। बोले इस बार 2000 की जगह टेम्परेचर कर लो 1700 फिक्स, 1800 कर लो, 1700 फिक्स कर लिया, टेम्परेचर 1700 केल्विन फिक्स कर लिया। बोले अब कृष्णिका का पूरी का टेम्परेचर पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना रहेगा 1700। तो जब 1700 करते हैं तो लेमडा बढ़ाते हैं तो यहाँ आएगा, लेमडा और आगे बढ़ाएंगे तो ई लेमडा का मान थोड़ा ही बढ़ेगा, फिर जैसे ही बढ़ाएंगे थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाने पे फिर कम होने लगेगा। ई लेमडा के मान जैसे 3 पे वापस से कम होने लग गया, 4 करेंगे लेमडा का मान तो इधर से ई लेमडा की वैल्यू कम होने लग जाएगी भाई। ऐसे पॉइंट आएंगे कि लेमडा का मान 4, ई लेमडा का मान 2 आ जाएगा, 4,2 पॉइंट आ गए। अब 4 तो इधर गए और 2 इधर ऊपर चले गए तो ये 4,2, तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर इसका फ्री हैंड, इसका टॉप देखें तो इसका यहाँ आएगा, इसका टॉप यहाँ आएगा, टॉप आगे से आगे बढ़ता जाएगा लेकिन ग्राफ तो नीचा ही रहेगा। इससे ग्राफ नीचा रह गया, इसका मतलब क्या रह गया, ऊंचा जाने का मतलब ई लेमडा की वैल्यू ज़्यादा है, और ग्राफ नीचा रह गया इसका मतलब ई लेमडा की वैल्यू क्या आई, कम। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो उत्सर्जन क्षमता भी ज़्यादा आएगी, टेम्परेचर कम तो उत्सर्जन क्षमता कम, और नीचे रह गया ग्राफ ई लेमडा और नीचे रह गया। तो ये बहुत सारी बातें ग्राफ से देखने को मिलती हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो समझने की है, बाकी तो देखो सब लिख देंगे और सब लिखेंगे, लेकिन वो जो लाइनें बता रहा हूँ वो बहुत बिल्कुल सटीक, एग्जामिनर वही लाइन देखता है कि उसमें दिमाग अगर वो जिसकी समझी हुई है तो बाकी 5 पॉइंट और सही हैं आपके, कि ग्राफ सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ टूटता नहीं है, सबको दिखता है भाई कहाँ टूट रहा है ये ग्राफ, ये लो ये ग्राफ चलता जा रहा है, ये लो कहाँ टूट रहा है, ये पॉइंट सबको आते हैं। इन पॉइंट पे टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है। वो है ना, मैं बार बार क्लासों में भी कहता रहता हूँ ऑफलाइन में कि अपन में और में ये डिफरेंस है कि जो काम की चीज़ें नई चीज़ है उसको तो 2 मिनट में निकाल देते हैं, और जो हमें आ रही है बरसों से उस पर जोर दे दे के बताते हैं, उस पर जोर दे दे के सोल्व करते हैं, और जो नई चीज़ आई है समझाने की उस पर जोर देना होता है, उस पर हम जोर देते नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए भी। जो चीज़ें हम पहले से जान रहे हैं उनको तो नॉर्मल पढ़ते रहो फ्लो में, उनको तो क्या पढ़ो नॉर्मल, और जो बात नई आती है नई बात को समय दो, नई बात को समय दो, उसको अच्छे से समझो और उसको अच्छे से लिखो। जो नई बात आती है उसको अच्छे से समझो, अच्छे से समय दो और उसको लिखो। अब इसको समय देने में लगे हैं बहुत सारे मास्टर, लिखो बेटा पॉइंट लिखो,
ग्राफ सतत होता है, कहीं नहीं टूटता, इस ग्राफ को सतत कहते हैं। अरे भाई ये तो बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ इस ग्राफ में जो पहली बार आई है, समझने की चीज़ वही है। अब ध्यान से देखना मेरी बात। टेम्परेचर कितना है 2000। यहाँ देखो मैंने लेमडा m1 लिखा है, नाम क्या लिखा, लेमडा m1, ये लिखा लेमडा m2, ये क्या लिखा लेमडा m3। लेमडा का मतलब तो तरंग दैर्ध्य है, m का मतलब मैक्सिमम, और ये कौन सा है फर्स्ट, कि फर्स्ट पहली बार मैक्सिमम अधिकतम किस लेमडा पे मिला, पहली बार अधिकतम किस लेमडा पे मान या वैल्यू आपको मिली, तो ये यहाँ मिली। दूसरा लेमडा इससे कम ज़्यादा हो गया, लेमडा देखो यहाँ 1 था, यहाँ मान लो 1.2 है, तो यहाँ 1.4 हो गया। लेमडा तो बढ़ता जा रहा है मेरे दोस्तों, अरे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर देखो टेम्परेचर पहले कितना था 2000, अब कितना है 1700, तो लेमडा तो 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, ये 2, ये 2.2, ऐसे तो बढ़ रहा है। लेमडा का मान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर का मान कम होता जा रहा है, किसके साथ, अधिकतम स्थिति में। बाकी तो देखो ग्राफ सारे एक जैसे ही हैं, सिर्फ अधिकतम स्थिति की बात कर रहा हूँ, बाकी ग्राफ मत देखो। ये टॉप पॉइंट की, कि जिसका टॉप पॉइंट यहाँ मिल रहा है उसके लिए लेमडा की वैल्यू कम, टेम्परेचर ज़्यादा, जिसका टेम्परेचर कम हुआ उसकी लेमडा की वैल्यू बढ़ गई। ये 1 था, ये 1.2 हो गया, 1.4 ऐसे समझ लो, तो 1.4 हो गया अधिकतम। अधिकतम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 1.4 पे। लेमडा की किस वैल्यू पे अधिकतम आएगा, 1.4 पे। कौन अधिकतम आएगा, इधर देखो, कौन अधिकतम आएगा, उत्सर्जन क्षमता। अरे कौन अधिकतम आएगी, उत्सर्जन क्षमता। तो यहाँ से देखो कि टेम्परेचर घटता है तो लेमडा का जो पीक पॉइंट देता है, ये उत्सर्जन क्षमता का, लेमडा के जिस मान पे अधिकतम वैल्यू प्राप्त होती है किसकी, उत्सर्जन क्षमता की, वो अधिकतम वैल्यू घटती जाती है, घट रही है ना। तो टेम्परेचर भी घट रहा है, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता भी घट रही है, और कौन बढ़े जा रहा है, अरे कौन बढ़े जा रहा है, लेमडा। तो लेमडा के अधिकतम मान, लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब जिस लेमडा के लिए अधिकतम मिलता हो पीक, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कौन से केस की, मैक्सिमम वाले केस की। अरे कौन से केस की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वाले केस की बात कर रहा हूँ, कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जिस लेमडा के मान के लिए मिलेगी वो ताप या टेम्परेचर तो कम होता जाता है और लेमडा 1.2, 1.4 बढ़ता जाता है। इसका मतलब लेमडा और ताप या टेम्परेचर के बीच में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपात या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन सब लेमडा में नहीं, लेमडा कौन सा, अरे कौन से लेमडा, मैक्सिमम या अधिकतम वाले केस में। कौन से लेमडा की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम या अधिकतम। कि ये जो अधिकतम लेमडा है, लेमडा m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता है, प्रोपोर्शनल टू 1/t होता है। फिर यहाँ कांस्टेंट लग जाता है लेमडा m b/t, तो ये जाता है लेमडा m t बराबर कितना हो गया b। यही वीन का विस्थापन नियम कहलाता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं इसको। दोबारा से समझिए बात को, ये तो सारे लेमडा के मान हैं, सब लेमडा पे ई लेमडा के मान आ रहे हैं, यहीं चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो। लेकिन ई लेमडा का अधिकतम मान यहाँ मिल रहा है, टेम्परेचर 2000 पे, लेमडा की वैल्यू यहाँ 1.2 ऐसे मान लो। फिर जैसे ही 1700 कर लिया तो लेमडा की वैल्यू 1.4 हो गई। मैक्सिमम वाले की बात कर रहा हूँ, टॉप की। अभी ये टॉप टेम्परेचर तो कम हो गया और लेमडा बढ़ गया, आगे से आगे मिलेगा। यही तो ग्राफ में इंपॉर्टेंट बात थी समझने की। मैंने कहा ना, इसका पीक सबसे पहले आएगा, इसका पीक उसके बाद आएगा, इसका पीक उसके बाद आएगा। तो ये है, अभी और पॉइंट लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगी, लेकिन ग्राफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बन गया होगा सबका, कौन क्या चीज़ है, कैसे बना, समझ में आ गया होगा। बनाया कैसे है, टेम्परेचर से बनाते कैसे हैं, वो सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए क्या क्या इससे रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या इस ग्राफ की विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी खासियत है, उन पे बात करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं। ये तो मेन हेडिंग है, इसमें छोटी हेडिंग लगा लो, स्पेक्ट्रमी
स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ही तो है। तो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। लगा ली हेडिंग सबने। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताओं में ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है, कौन सा ग्राफ बना ही लिया होगा, हेडिंग सबने लगाई ली होगी, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषताएं। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ की क्या क्या विशेषताएं हैं, यही तो है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ। लेमडा की वैल्यू बढ़ाते हैं, एक बार टेम्परेचर 2000 कर लिया, एक बार प्रयोग कर लेते हैं। लेमडा बढ़ाने से ई लेमडा की वैल्यू एक बार बढ़ती जाती है, फिर लेमडा तो बढ़ता ही जा रहा है और ई लेमडा वापस से घटता चला जाता है, पहली चीज़। दूसरे में देख लो, लेमडा तो बढ़ता ही जा रहा है आगे से आगे और ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब ई लेमडा बढ़ता है और ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है। अधिकतम मान लेमडा की वैल्यू देखो 1.2 पे मिलता है 2000 वाले का, 1.4 पे मिलता है 1700 का, 1.6 पे मिलते हैं 1500 का। तो लेमडा तो बढ़ रहा है, कौन सी केस में, मैक्सिमम वाले टॉप वाले केस में, लेकिन तापमान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यहाँ से वीन का नियम निकालेंगे आगे। तो ये सारी चीज़ें ही प्यारे बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो लिखिए इसके अंदर, कृष्णिका विकर्ण के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कृष्णिका विकर्ण के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। The following properties of energy distribution, the following properties of spectral energy distribution graph, spectral energy distribution graph, the following properties of spectral energy distribution graph। पहले आसान प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। लगाओ नंबर 1, मेन हेडिंग लगा नंबर 1 नंबर। अब देखो बेसिक प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूँ जो थोड़ी आसान है समझने में भी, और फिर एक एक चीज़, ये जो अधिकतम वाले केस है, वीन का नियम है, स्टीफन का नियतांक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे दोस्तों, एक तो बेसिक प्रॉपर्टी, ग्राफ चलता है, बढ़ गया घट गया, ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है, सीधा सा काम है इसमें। तो जो ग्राफ ब्रेक नहीं होता कहीं भी, उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, सतत या कंटिन्यूअस कहते हैं। और जो ग्राफ टूट जाता है उस ग्राफ को हम कहते हैं विविक्त या डिस्क्रीट कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, विविक्त या डिस्क्रीट कहते हैं। जो ग्राफ टूट जाता है उस ग्राफ को हम कहते हैं विविक्त या डिस्क्रीट, और जो ग्राफ लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सतत या कंटिन्यूअस। तो लिखिए, ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कंटिन्यूअस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हुआ, सतत तो कह दिया, सबको दिख रहा, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक ताप पे, चाहे कोई सा ही टेम्परेचर ले लो, प्रत्येक ताप पे या कोई सा ही टेम्परेचर ले लो और कोई सी भी वैल्यू ले लो लेमडा की, लेकिन इधर कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आ ही रहा है। अरे भाई देखो, जब ऐसा ग्राफ होता, मान लो कि यहाँ आया फिर यहाँ आया, अब मान लो मैं लेमडा की वैल्यू ये ले लूँ 2, तो यहाँ कोई वैल्यू आई क्या, ग्राफ है क्या, नहीं है, तो नहीं आ रही यहाँ वैल्यू, तो ये कौन सा हो गया, विविक्त या डिस्क्रीट हो गया ग्राफ आपका। लेकिन इसमें तो कहीं भी ले ले, भाई ये लेमडा लिया मान लो मैंने, यहाँ 3.5 आ रही है वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी आ रही है,
हर एक टेम्परेचर की अलग अलग जरूर आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है? ई लेमडा की। अरे इधर से ई लेमडा की वैल्यू तय है, ये किसकी वैल्यू? ई लेमडा की। इसका मतलब क्या लिखेंगे इसमें? सतत या कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? बस लिख रहे हैं सतत होता है, सतत होता है, हम रट रहे हैं। कोई पूछ ले बता मतलब क्या होता है, तो मतलब क्या बताएंगे हम कि जो ग्राफ टूटता नहीं है उसे सतत कहते हैं। अरे वाह भाई, तो 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे में और आप ग्रेजुएशन करके कंसेप्ट भी क्लियर करते बताए आप, है ना? तो कंसेप्ट क्लियर करके क्या क्या सीख लिया, एक बार मुझे बता दो, इस चीज़ का आंसर दे दो मुझे कि सतत का मतलब क्या होता है कि वो ग्राफ जो कभी टूटता नहीं। अरे वाह, यही परिभाषा है। फिर तो अपन इलेक्ट्रॉनिक्स भी क्यों पढ़ के आए सेकंड ईयर में? चालक को चालक भी यही कर लेते, जिसमें करंट जाता है वो चालक। क्यों चैप्टर बनते फिर पूरे पूरे, एक एक लाइन में काम खत्म हो जाता। और कंडक्टर पढ़ के आए, सेमी कंडक्टर क्यों पढ़ के आए? एक एक लाइन में पढ़ लेते कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक इंसुलेटर होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो चालक, और दोनों के बीच का अर्धचालक। चैप्टर खत्म। 9वीं क्लास में भी यही पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ 15 क्लास में आके भी यही पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी हम। चीज़ों को मॉडिफाई करो, है ना? हवाई के अंदर लंबी लंबी बात करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। ग्राफ सतत होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो टूटता नहीं है, ये कारण है अपने पास। बोलो। अरे भाई, ग्राफ सतत का मतलब कि टेम्परेचर का कोई भी मान ले लो, टेम्परेचर कोई भी मान का मतलब कोई सा भी ग्राफ ले लो, और लेमडा की यहाँ से लेके कोई सी भी वैल्यू ले लो, हर एक मान पे आपको कुछ ना कुछ ई लेमडा का मान, देखें यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ई लेमडा का मान प्राप्त होगा। तब हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं? सतत या कंटिन्यूस कहते हैं। तब इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? सतत या कंटिन्यूस। ऐसे नहीं कि जो ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता, ये लो प्यारे बच्चों, कहीं भी नहीं टूटता। ये टूट रहा है क्या? कहीं नहीं टूट रहा। आप भी यहाँ बढ़ देते, बोले नहीं टूट तो नहीं रहा कहीं। ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो बच्चों, स्टैंडर्ड बढ़ाओ, हर चीज़ को लिखने का तरीका होता है, ठीक है? लिखिए इसके अंदर, इसी लाइन के आगे लिखिए, ये लिख लिया सबने, ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कंटिन्यूस। लिख लिया होगा सबने। अब इसी लाइन में, इसी के आगे लिखिए, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही, प्रत्येक ताप पर देखो मैं लिख देता हूँ और साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो लिखते रहिए। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए विकिरण उत्सर्जित होते हैं, के लिए विकिरण उत्सर्जित होते हैं, के लिए विकिरण उत्सर्जित होते हैं, के लिए विकिरण उत्सर्जित होते हैं। At every temperature for every wavelength there are emission of radiation. There is emission of radiation. For every temperature, या at every temperature, for every wavelength, at every temperature, for every wavelength there is emission of radiation. There is emission of radiation. There is emission of radiation. अब ये ज़रूरी नहीं है कि तरंग दैर्ध्य पे हमेशा समान ही हो, कई बार उत्सर्जन ज़्यादा भी हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है? कम भी। तो प्रत्येक तरंग दैर्ध्य, इसी लाइन में आगे लिखिए, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा, प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। अब देखो, यहाँ ज़्यादा उत्सर्जित हो गए, आगे कम हो गए, अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमेशा उत्सर्जित होंगे। उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? सतत कहते हैं। उस ग्राफ को सतत, अब वो परिभाषा मत बताया करो कि जो ग्राफ कभी ना टूटे उसको हम सतत कहते हैं। अरे वाह भाई, तो कंसेप्ट डेवलप करो प्यारे बच्चों, चीज को देख के लिखना सीखो। फॉर एवरी वेवलेंथ रेडिएशंस आर डिफरेंट। फॉर एवरी वेवलेंथ रेडिएशंस आर डिफरेंट। फॉर एवरी वेवलेंथ रेडिएशंस आर डिफरेंट।
फॉर एवरी वेवलेंथ रेडिएशंस आर डिफरेंट। तो देखिए आज की क्लास का मेरा यही मकसद था कि आप एक तो ये ग्राफ बनाना सीख जाओ कि टॉप पॉइंट पहले आएगा, इसका टॉप आगे आएगा, इसका टॉप पॉइंट आगे आएगा और इसका टॉप उससे आगे आएगा। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू कम रहेगी, टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा, और लेमडा बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम। तो ये वीन का नियम, स्टीफन नियतांक, इसके और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बातें हम करने वाले हैं अगली क्लास में। तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा। लेमडा और ई लेमडा को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, स्पेक्ट्रल एनर्जी इमिशन। इसको डायग्राम को बहुत अच्छे समझिए। डायग्राम से आधा तो आपका पता डायग्राम से चल जाएगा ग्राफ से एग्जाम में एग्जामिनर को, और आधा पता इन बातों से चल जाएगा कि प्रत्येक वितरण वक्र सतत होता है। इसके आगे अगर कुछ लिखा है इसका मतलब तो कुछ है आपके पास दिमाग में, और सतत होता है और वही दिमाग में है कि ग्राफ टूटता नहीं है, तो फिर नंबर अपन तो सोच के बैठेंगे 4 में से 4 आएंगे, पूरा पेपर सही है, कम से कम 33 में से 30 नंबर तो बना के बैठे, नंबर आ रहे हैं 13, नंबर आ रहे हैं कितने, 13। वो इसी कारण आते हैं, आपकी गलती नहीं है, उसमें आधी गलती हमारी भी है कि गलत राह पे अपन गए थे, गलत जगह अपन पढ़ रहे हैं, या गलत चीज़ से पढ़ रहे हैं, गलत नोट से पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि लिखने का तरीका गलत है अपना, कौन सी चीज़ में कितना लिखना है वो गलत है, इसलिए हम सोच के आते हैं नंबर 30, आते हैं 13 कि ये क्या हुआ गुरुजी, यूनिवर्सिटी बेकार है। कुछ केस में हो सकता है लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता, इसलिए समझो चीज़ों को, लिखने के लिए बेहतर ढंग से बनाओ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ऊर्जा वितरण वक्र को समझाइए, पूरा बड़ा प्रश्न बन जाता है। कृष्णिका और कृष्णिका विकिरण जो पिछली क्लास में आए उनका अलग से छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, 1.5-2 नंबर का सवाल भी, और बड़े के साथ भी जुड़ के आ सकता है। अभी पढ़ते रहो, फिर सारी चीज़ें मैं और बता दूंगा कहाँ से छोटा बनेगा, कहाँ से बड़ा बनेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।